माहौल जो मेरे घर का था वो बड़ा शायराना था, मतलब वालिद साहब से लेके बड़े भाई, तो वो सुनने सुनाने से मुझे लग रहा है कि वो जो पोएटिक सेंस है वो तो डेवलप हो गया था मेरे अंदर। हाँ, पर ये है कि मैं बाकायदा खुद शेर कहूँगा ये मुझे नहीं इल्म था, ज़रा भी नहीं इल्म था। अब्बा ये कोशिश करते थे कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो तो तुम हिस्सा लो, और वो कोई ना कोई गज़ल देते थे कि इसको तरन्नुम के साथ, मतलब मैं गाना नहीं गाता था लेकिन गज़ल मुझको मिलती थी कि मैं तरन्नुम के साथ पढ़ूँ। जितनी दिलचस्पी मुझे शायरी में है उतनी ही ज़्यादा मुझे स्केचिंग में है। अच्छा, तो मैं स्केचेस वगैरह भी बनाता हूँ। उसके अलावा पेंटिंग हो गई, क्या या फिर म्यूज़िक तो बताया। उसके अलावा मैं मूवीज़ भी बहुत देखता हूँ। अच्छा जी। दोस्तों आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे आज के सेशन में। आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरम अज़हर नवाज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए, और खैर मकदम आपका भी कि आप यहाँ आ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। आदाब। आदाब। कैसे हैं, पहले तो ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अलीगढ़ से कल ही आया। कल एक इवेंट था, हाँ, इत्तेफाक से मुशायरा ही। अच्छा। तो बस वहाँ से फारिग होके सुबह उठ के अब यहाँ अच्छा, आपके यहाँ हाज़िरी दी। आपको बहुत सारे लोग ऐसे जानते तो हैं बतौर शायर, लेकिन बतौर इंसान जो है बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि मुख्तसर सा वक्त है तो उसमें कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी शायरी के बारे में और तख्लीकी अमल के बारे में कुछ सवाल करें, ताकि लोग बेहतर, मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि हम जो है बेहतर आपको समझ पाएँ। जी, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। तो पहला सवाल तो जो हर शायर से हम शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो आपका ज़िंदगी का अब तक का सफ़र रहा है, एक मुख्तसर तौर पे आपकी पैदाइश और वहाँ से अब तक क्या क्या सरगर्मियाँ रहीं, तो इस बारे में कुछ बताएं। फैसल भाई, जैसा कि आप जानते हैं मेरा ताल्लुक़ आज़मगढ़ से है। और इब्तदाई तालीम मैंने वहीं से हासिल की, पास के ही। बल्कि आज़मगढ़ से जो मेन शहर है वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव है, और उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उसका नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा जो आबाई वतन है, अनजान शहीद उसका नाम है। अच्छा जी, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहीं के एक स्कूल में मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। 12वीं ख़त्म करने के बाद फिर मैं आला तालीम के लिए दिल्ली आया। हाँ, यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मैंने बी ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन लिया। उसके बाद मास्टर्स भी अंग्रेज़ी में यहीं से किया। फिर दूसरा सफ़र ये रहा कि पीएचडी के लिए फिर मैं अलीगढ़ गया। अच्छा। जी, तो वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में ही मैंने एज अ रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हाँ, अभी हाल ही में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है, और यही इल्मी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। हाँ, यानी रिवायती तौर पे जितने बड़े शायर जिन इदारों में रहे हैं आपने वो कम से कम वो सफ़र तो जी तय कर लिया, अलीगढ़ जामिया वाला। तो इस सब के बीच में ये भी आपसे पूछना बनता है कि शायरी से आपका ताल्लुक़ जो है वो कैसे बना, और कब आपको ये लगा या ये महसूस हुआ कि आपके अंदर वो तरंगे हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शेर की ज़बानी कहना चाहते हैं। इसके लिए भी मैं फिर आपको बिल्कुल वहीं अनजान शहीद तक ले जाना चाहता हूँ, बिल्कुल इब्तदाई सफ़र। यानी ये मतलब अनजान शहीद, इसका कोई एक सॉरी कता कलामी के लिए कि मतलब क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसकी कोई कहानी है पीछे क्या? कुछ मतलब बताते हैं, हालांकि मैंने ख़ास तहकीक तो नहीं की इस बारे में, लेकिन ये बताते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ ऐसे कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि वहाँ एक जो है ना तालाब है। अच्छा। तो वहाँ कुछ, अब एग्जैक्ट तो मुझे कहानी नहीं पता है, कि कुछ ऐसा मसला हुआ था कि लड़ाइयाँ हुई कुछ, और उसमें जो है कुछ लोग जो है जान बचाने के लिए उसमें कूदे और गोलियां लगी, ऐसे ज़ख्मी हुए। तो वो खून जो है ना, अच्छा, उससे वो जो तासुर हुआ कि यहाँ किस
कम्युनिटी का खून है कि सब मिल गया बिल्कुल, तो अनजान शहीद, समझ ना उस हाँ समझ गया, मतलब ये शायद रविश कुमार ने भी इसको वो किया था, कवर किया था डॉक्यूमेंट। इसके बारे में अच्छा, कुछ। हाँ तो लेकिन ये मैं बस सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ। हाँ मैं नहीं भी उनकी बिल्कुल अपनी एक अहमियत तो जी जी होती जी है, क्योंकि तहकीक ये के साथ तो हाँ ये मैं नहीं कह बातें सकता। जब लोगों के बीच में अगर ये हैं जी 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 तो जी कुछ हकीकत तो होती है। बिल्कुल। तो हाँ हाँ बहरहाल हाँ तो मैं ये बहरहाल। कह रहा था कि वालिद साहब क्योंकि उर्दू के ही लेक्चर थे, तो शायरी से ताल्लुक़ बहुत ही इब्तदाई दौर में ही, मतलब बचपन के ज़माने में ही ये था कि अब्बा सुनाया करते थे शेर। और अच्छी बात ये थी कि वो जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं उनका नहीं, ज़्यादातर हमें गालिब मीर और क्लासिकल से जो है उनके मिसरे, तो उस टाइम तो समझ में तो नहीं आता था बिल्कुल भी। हाँ लेकिन ये है कि मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती थी वो था आहंग, हाँ मतलब जो बुनत है या जो मतलब उसकी जो म्यूज़िकलिटी है हाँ वो, उससे मैं बड़ा अट्रैक्ट होता था। तो वो तो मतलब एकदम शुरू ज़माने से ही मुझे बहुत अटैक करता था, मतलब मुझे अच्छा लगता था सुनना। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे स्कूल में एक बार मुशायरा हुआ। अच्छा, तो वही जो हमारे दौर में मशहूर शोरा में वसीम साहब, वसीम रेलवी साहब, मनोर राना साहब, ऐसे लोग आए, तो तब बाकायदगी से मैंने मुशायरा अटेंड किया, सुना, तो थोड़ी और शायरी की तरफ दिलचस्पी हुई। तो इस तरीके से वो मिजाज तो मतलब एक डेवलप हो गया। हाँ उसके अलावा दूसरी चीज़ थी कि मुझे गाने सिंगिंग का बहुत शौक था। तो अब्बा ये कोशिश करते थे कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो तुम हिस्सा लो, और वो कोई ना कोई गज़ल देते थे कि इसको तरन्नुम के साथ, मतलब मैं गाना नहीं गाता था लेकिन गज़ल मुझको मिलती थी कि मैं तरन्नुम के साथ पढ़ूँ, नात है, हमद है वगैरह। हाँ, तो इससे एक रग़बत हुई। और मेरे बड़े भाई को तो आप जानते हैं, आपने भी पूछा बिल्कुल जी, अभी तो उनके साथ बातचीत हुई। जी, तो वो उन्होंने बाकायदा से शायरी परसू की। तो जब थोड़ा मैं यहाँ आया, दिल्ली में आया, और भाई की शायरी वगैरह से भी एक तारुफ हुआ, कायदे से उनका सुनना सुनाना, तो फिर वो अमल थोड़ा सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट होने लगा कि अच्छा हाँ, कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिस मतलब गौर करने वाली चीज़ है बहुत है। तो इस तरीके से थोड़ा रग़बत हुई। और दिल्ली ख़ास तौर से जब दिल्ली आया, और बहुत सारे दोस्त अहबाब मिले जो मतलब शेर व शायरी की तरफ वो सीरियस काम बिल्कुल कर रहे थे, हाँ, तो उसके बाद जो है फिर बाकायदा तौर पे गौर किया। और इसमें ख़ास तौर से भाई का रोल बहुत बड़ा है, मतलब उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो उसके बाद ये लगा कि हाँ कुछ कहा भी जा सकता है। बिल्कुल। तो और उसमें बड़े भाई का बहुत रोल था, उन्होंने बहुत गाइडेंस मुझे मुहैया किया। आपने ये बात इसमें जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि आपने कहा कि आपको गाने का शौक़ था जी, और क्योंकि हमारी शायरी में ख़ास तौर पे गज़ल की शायरी में बहर की एक अहमियत है। और अक्सर मैंने बहुत लोगों से बात की है और कुछ लोग ऐसे मिले कि जो बिल्कुल एकदम से उन्होंने शेर कहे और वो बहर में थे, और बाद में ख़बर हुई कि अच्छा ये बहर का कोई इल्म जो अक़ली तौर पे शऊर था नहीं, बस अंदर से वो एक इस तरह की तरतीब थी आहंग में कि वो शेर कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले कि जिनको जो है बहर में आने के लिए वक्त लगा। तो ये बात मैं आपकी समझ गया कि आपके अंदर आहंग तो था, अगर संगीत का आहंग था, लेकिन संगीत के सुर और लफ्ज़ों के सुर थोड़े मुख्तलिफ हैं, एक जैसे पर सुर हैं दोनों के। जी, जी, और शायरी एक काम है कि लफ्ज़ों के सुरों को तरतीब से जो है आप एक बात ये कह सकते हैं कि उनमें एक आहंग पैदा करना। तो ये जो आपका ट्रांजिशन जिसको कह सकते हैं कि संगीत से होते हुए वो लय जो है वो शायरी की लय में किस तरह बदली, और आपके अंदर ये बहर जो है ये बहर में आना या बहर में शेर कहना, अगर आप शायद उसको बयान ना भी किया जा सके पूरी तरह, पर थोड़ी बहुत उस पर अगर आप बात करें कि आपका निजी जो ये रहा ताल्लुक़ इस सिलसिले में, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। तो मुझे तो यही लगता है कि इसका, जैसे कि मैंने अभी सारी बातें बताई, तो माहौल जो मेरे घर का था वो बड़ा शायराना था, मतलब वालिद साहब से लेके बड़े भाई,
तो वो सुनने सुनाने से मुझे लग रहा है कि वो जो पोएटिक सेंस है वो तो डेवलप हो गया था मेरे अंदर। हाँ, पर ये है कि मैं बाकायदा खुद शेर कहूँगा ये मुझे नहीं इल्म था, हाँ। ज़रा भी नहीं इल्म था। और मुझे याद है कि जामिया के ही दौरान जब मैं ग्रेजुएशन में था तो कोई ऐसे कंपटीशन हो रहा था पोएट्री का, तो उसमें सेल्फ कंपोज्ड पोएट्री वगैरह का माहौल था। अच्छा। है ना। हालांकि मैं इसको वो नहीं समझता कि अब वो अचानक से बिल्कुल ही फ़ौरन फिलबदी लिखना होता है। हाँ। तो बहरहाल, तो अब चूंकि मैंने भाई से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा है, तो भाई ने कहा कि ठीक है कोशिश कर लो। तो मैं गया और तब मुझे याद है कि मैंने कोई एक टॉपिक दिया था उन्होंने, तो उस पर मैंने पहली बार गौर किया कि मैं कुछ देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो अब वो याद तो नहीं कि पहला शेर मैंने क्या कहा वो, लेकिन ये मुझे याद है कि वो जो मैंने लिखा तो वो बहर में था। अच्छा। तो क्या बात। तो जी, तो ये आप कह सकते हैं कि मेरी शुरुआत ही बहर से हुई। और हालांकि मैंने कोई उसकी टेक्निकल नॉलेज कभी नहीं, मतलब इल्बरूज की कोई किताब नहीं पढ़ी या उसका पूरा वो है कि जो वालिद साहब से शेर सुने या भाई से, भाई का जो अशार, मैं भाई का पहला सामे होता था वो सुनाते थे मुझे, तो वो शायद वो चीज़ जो है वो आहंग बिल्कुल अंदर समा गया था मेरे। क्या हुआ। तो ये चीज़ है, मैंने कभी बाकायदा इसकी तालीम नहीं ली। अक्सर शायरों से जब बात करते हैं तो उरूज की बात नहीं होती, आहंग की बात होती है और लफ्ज़ों की एसोसिएशंस की बात होती है, और उससे उनके टकराव से या वो जब एक दूसरे में जम होते हैं आवाज़ें, तो उनसे क्या चीज़ें, क्या अफेक्ट पैदा हो रहे हैं। तो एक सवाल मैं थोड़ा हटके, क्योंकि अब शेर व शायरी की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि शेर व शायरी तो आप पढ़ते ही हैं, आपने कहा कि बचपन से गालिब और मीर और ये सब जो है शायर, इनकी आवाज़ें गूंज रही हैं आपके कानों में। इससे परे मतलब आप जो है और मतलब आर्ट फॉर्म्स में या नॉन फिक्शन भी, जैसे भी एक पीएचडी तो मुझे पता है आप जो है अंग्रेज़ी में कर रहे हैं, इससे परे जो है आप क्या पढ़ते हैं और देखते हैं, किन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं? मतलब फैसल भाई बहुत ही वाइड वैरायटी है। मतलब मैं मुझे लगता है अगर इंटरेस्ट की बात करें तो जितनी दिलचस्पी मुझे शायरी में है उतनी ही ज़्यादा मुझे स्केचिंग में है। अच्छा। तो मैं स्केचेस वगैरह भी बनाता हूँ। उसके अलावा पेंटिंग हो गई या फिर म्यूज़िक तो बताया। उसके अलावा मैं मूवीज़ भी बहुत देखता हूँ अच्छे खासे, और मेरा जो जॉनर है वो थ्रिलर और मिस्ट्री। अच्छा। मुझे बेतहाशा पसंद है। अच्छा। तो ज़्यादातर, और वो तो आपको पता ही, वो हॉलीवुड में ही ज़्यादा बेहतर मूवीज़ इस जॉनर की बन रही हैं, या बल्कि पहले ज़्यादा अच्छी बनती थी। तो ये है, और यही सारी मशगूल था अपार्ट फ्रॉम शायरी। यहाँ कोरिया और जापान, इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त ये जो मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म्स बनाई हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में हैं। वहाँ पे भी काफ़ी अभी ये हाल ही में वो ऑब्सेशन आई है, थोड़ा हॉरर मशहूर हो रही है। वो देखी मैंने, बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म लगी मेरी मुझे। बकेट लिस्ट में है, मतलब मैंने मौका नहीं मिला देखने का, लेकिन देखूंगा। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है वो भी। तो चलिए, ये भी अच्छी बात है कि मैं भी फिल्मों का काफ़ी शौकीन तो रहा हूँ। और मेरे हिसाब से जो भी अदब का तालिब इल्म है, वो मीडियम कोई भी हो, वो तो हाँ होना ही उसको देखेगा, चाहे वो फिल्मों के जरिए हो जाए। बिल्कुल। तो ये जो सवाल है, अब मुझे लगता है कि तख्लीकी अमल पे हम जो एक दो सवाल पूछते हैं, तो पहला सवाल तो यही है कि आपका क्रिएटिव प्रोसेस। हम हमेशा ये जो बहस होती है कि जब ख़ास तौर पे गज़ल में कि शेर की आमद होती है या ये बियावर्त का है ना, तो वो बहस चलती रहती है, नक्काद अपने तौर पे कहते रहते हैं, पर मैं इस बात में दिलचस्पी ज़्यादा लेता हूँ कि जो शेर कह रहा है उसके यहाँ कैसे मामलात है, उसको कैसा महसूस हो रहा है। तो आप अगर इस बारे में कुछ बताएं कि जब आप शेर कह रहे हैं कि कैसी कैफियत रहती है और कितना आपका इरादी दखल होता है उसमें, कितना आपको लगता है कि कहीं से आ रहा है, तो ये सब बातें। वो मुझे कीट्स का जुमला याद आ रहा है ना, जॉन कीट्स का। उन्होंने कहा था कि इफ़ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। बिल्कुल।
तो बहरहाल मैं इससे पार्शली मुत्तफ़िक़ हूँ। मुझे ज़्यादा बेहतर बात उनकी लगती है नसीम ज़कील की। वो कहते हैं कि गुड पोइट्स वेट फॉर वर्ड्स, है ना। तो जहाँ तक मेरा ज़ाती तजुर्बा यही है कि ऐसा कुछ मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांस में चला गया या फिर ऐसे कोई शेर उतर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि कभी कुछ कोई भी एहसास की शिद्दत है, कोई भी ऐसा जज्बा जो कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ कोई बात है जो मुझे बयान करनी है, तो वो सबकॉन्शियस में घूमती रहती है। तो उसके लिए मैं वेट करता हूँ। वो जो इस ज़कील वाली बात है ना, तो मैं हाँ लफ्ज़ों के इंतखाब के लिए मैं अच्छा खासा वक्त देता हूँ। फरीद साहब का मिसरा है ना, ज़मीन ने लफ्ज़ उगाया नहीं बहुत दिन से, कुछ आसमां से भी आया नहीं बहुत दिन से। तो ये ज़मीन लफ्ज़ उगाने की बात बिल्कुल। तो ये है एक, तो ये वाला भी प्रोसेस है। दूसरा है एक थोड़ा सा अलग मेरा दूसरा प्रोसेस भी है कि मैं जैसे कहीं भी कोई भी ऐसा वाक़या पेश आया जो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा मान लीजिए, अब ख़ास तौर से पैराडॉक्सिकल कोई ऐसी कोई सिचुएशन आई। वो कहते हैं ना कि पोएट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। तो अगर वो इवेंट हुआ और मुझे लगता है कि यार ये कुछ है जो मैं इसको शेयर में भी कह सकता हूँ इस चीज़ को, तो उस इवेंट का कोई भी एक ऐसी चीज़ पार्ट में नोट कर लेता हूँ, या कोई भी एक ऐसा जुमला या कोई भी चीज़ कि वो मुझे बाद में याद आ जाए कि ये चीज़ पेश आई थी। तो वो मैं अपना कीप नोट्स वगैरह में नोट कर लिया। फिर बाद में कभी एकदम सुकून में बैठा हूँ तो फिर वो याद करता हूँ मैं। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उस मजमून को मैं शेयर, तो उसमें पूरा मतलब तकनीकी अमल कर वो होता है। तो इस तरीके से भी मैं शेयर कहता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल। मतलब यानी कि वही जो क्राफ्ट, क्योंकि हाँ उसमें सन्नाई जिसको हम कहते हैं और वो सब चीज़ें उसमें आपका दखल तो रहता ही है। अब ये है कि जो मौजू है वो कहीं से भी जी और अगर इजाज़त दे तो मैं एक वाक़या भी मैं इस हवाले से बता दूं आपको। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ ना कि मैं किसी तकरीब में पहुंचा, जामिया की ही बात है, जामिया मिल्लत इस्लामिया में। तो हमारे डिपार्टमेंट में ही एक स्पीकर को आना था लेक्चर देने के लिए। तो सब लोग पहुंच गए थे, टाइम था कि इस वक्त आना है, तो काफ़ी लेट हो गए। हम लोग मुंतज़िर थे। खैर वो आए और उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की। तो उन्होंने फिर अपनी ताख़ीर का सबब बताया और उसको इस तरीके से बताया कि लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, मतलब उसके किस्से की तरह पेश किया। अच्छा, तो ये मुझे बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़, तो ये मैंने नोट कर ली। फिर मेरा एक शेर है कि मुकर्रर वक्त पर सब आ गए हैं, किसी का किस्से ताख़ीर सुनने। क्या बात। तो ये शेर पूरा उस इवेंट की मतलब उससे जो है तर्जुमानी, तो मैं इस तरीके से भी शेर कहता हूँ। बहुत जी। अब आगे मुझे लगता है कि हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक रैपिड फायर राउंड होगा जी। जो हमारा पहला सेक्शन है, उसमें हम कुछ शायरों के नाम लेंगे और बिना सोचे, हालांकि सोच से आप बिल्कुल तर्क नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके बिल्कुल फिलबदी जो भी लफ्ज़ आपके जहन में आता है वो आप कहिए, ठीक है? चलिए कोशिश करता हूँ। पहला जो इसका सेक्शन है, तो अहमद फराज, नज़ाकत, जॉन एलिया, ड्रामा, जहरा निगाह, कशिश, फहमीदा रियाज, अक्ल, फहमीदा, परवीन शाकिर, नज़ाकत में फिर से कहूँगा, नून मीम राशिद, ज़बान, फैज़ अहमद फैज़। मैं टाइम ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा। फैज़ के लिए तो खामोशी जवाब नहीं है। खामोशी जवाब है। चलिए, मोमिन खान मोमिन। तो कोई जवाब ये मान लिया जाए। आहंग जी। दाग दहलवी, ज़बान, सौदा, लफ्ज़, मिर्ज़ा गालिब, जादूगर, और आखिर में मीर तकी मीर, बादशाह। क्या बात है।
आगे बढ़ते हैं। जी जी। और इस सेक्शन में हम आपसे बस जो भी अभी एकदम से आपका अपना कोई शेर आपके जहन में आ रहा है वो सुनाइए अभी, बिल्कुल फिलबदी। बनता था दिन तुम्हारा कभी देख कर मुझे, वाह। बनता था दिन तुम्हारा कभी देख कर मुझे, तुम वक्त दे रहे हो घड़ी देख कर मुझे। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ उसमें है कि अगर आज के दौर को छोड़ के जो भी गुज़श्ता अभी तक वक्त गुजरा है उसमें हमारे जितने उर्दू अदब के शायर रहे, जी जी, अगर आप उनके हम असर होते सबके, तो उनमें से किस शायर से आपकी दोस्ती होती और किस शायर से आपकी दुश्मनी होती? मेरे ख्याल से फराज से मेरी दोस्ती होती। अच्छा, अहमद फराज से। कोई वजह? वजह ये कि मैं उनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी मिलता जुलता पाता हूँ। अच्छा जी। अक्सर कभी कभी मिलते जुलते लोगों में बनती नहीं हाँ, है। ये अलग बात है, मतलब ये तो उस हाइपोथेसिस के बुनियाद पे इंसान कह सकता है ना। तो हाँ, और क्योंकि वो मेरे काफ़ी मुझे पसंद भी है, उनकी शायरी भी और उनका नफासत जो है उनके अंदर। तो हाँ, उनसे तो मेरी दोस्ती होती। और दुश्मनी? फराज के दुश्मन कौन थे? जॉन एलिया शायद। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है दुश्मनी की जरूरत नहीं पड़ती, दुश्मन तो बन ही जाते हैं यार। तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं कोई दुश्मन बनाता, कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर होता। तो फराज के जो दुश्मन होंगे उन्हें ही मान लीजिए। चलिए, वो जॉन का वो किस्सा याद आ गया ना। वो एक दिन वो जा रहे थे गाड़ी में और फिर उससे शाहिद रस्साम से कहा कि तुम्हें लैटिन अदब आता है, आज फराज को लैटिन अदब से गिराएंगे। ऐसे करके उसकी पार्टी में जा रहे थे। तो शायद फिर जॉन एलिया नाम रहेगा। तो चलिए, आखिरी सेक्शन है इसका जिसका हमने नाम रखा है ये या वो। अच्छा, तो हम दो शायरों के नाम बड़ी मुश्किल हुआ। तो देखते हैं। चले, मुनीर नियाजी या जॉन एलिया? जॉन एलिया। जॉन एलिया। जॉन एलिया या अहमद फराज? अहमद फराज। अहमद फराज या परवीन शाकिर? अहमद फराज। अहमद फराज या फैज़ अहमद फैज़? अहमद फराज। अहमद फराज या दाग दहलवी? दाग दहलवी। दाग दहलवी या मोमिन खान मोमिन? दाग दहलवी। दाग दहलवी या मिर्ज़ा गालिब? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब या मीर तकी मीर? बाप रे। हम दोनों ही चाहते हैं मेरे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। चलिए, मुझे लगता है कि ये सेक्शन भी कामयाब रहा, हम तक ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और मुझे लगता है कि बस अब आखिरी जो पड़ाव है जिसमें हम सब मुंतज़िर हैं कि आपका कोई कलाम सुने, आप एक गज़ल अपनी पढ़ दें हमारे लिए, और उसके साथ हम आज का ये प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म भी कर लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी कोई एक गज़ल जी अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आपका, बहुत अच्छा लगा, गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। तो वो जो जिस शेर का मैंने किस्सा सुनाया था ना, तो मैं सोच रहा हूँ वही गज़ल सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल जी। तो मतलब है कि चले आए जवानों पीर सुनने, चले आए जवानों पीर सुनने, चले आए जवानों पीर सुनने, खनकती पाँव की जंजीर सुनने। क्या बात है, वाह। खनकती पाँव की जंजीर सुनने, मुकर्रर वक्त पर सब आ गए हैं, किसी का किस्से ताखीर सुनने। क्या बात है, बहुत। मुकर्रर वक्त पर सब आ गए हैं, किसी का किस्से ताखीर सुनने, निशाने बाज को सब देखते हैं, निशाने बाज को सब देखते हैं, वो अंधा आ गया है तीर सुनने। क्या बात है, बहुत। वो अंधा आ गया है तीर सुनने, बताओ उम्र भर क्या रो सकोगे, बताओ उम्र भर क्या रो सकोगे, बताओ उम्र भर क्या रो सकोगे, बड़े आए गमे शब्बीर सुनने। हाय हाय हाय, वाह वाह। बड़े आए गमे शब्बीर सुनने,
तुम अपने ख्वाब सब महफूज रखना, तुम अपने ख्वाब सब महफूज रखना, किसी दिन आएंगे ताबीर सुनने। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। किसी दिन आएंगे ताबीर सुनने। बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।